खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के नेताओं की कर्नाटक चुनाव में लगी है ड्यूटी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यूपी के नेता करेंगे प्रचार। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए यूपी के मंत्री नजर आने वाले हैं। यूपी सरकार में मंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रचार। स्मृति ईरानी, बीएल वर्मा, महेंद्र नाथ पांडे करेंगे प्रचार। इसके साथ ही यूपी बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी प्रचार करेंगे। रवि किशन, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी प्रचार करेंगे। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह भी आज प्रचार करेंगे। तो तमाम मंत्री इस दौरान कर्नाटक में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी कर्नाटक में मौजूद हैं और लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, मिश्रा कर्नाटक की दौड़ में अब बीजेपी लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है और इसी के चलते देखिए चुनाव प्रचार भी अब शुरू हो चुका है। लगातार जहां पर फायर ब्रांड नेता वहां पर मौजूद है, इसके साथ ही तमाम मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और तमाम प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश में चुनाव हो पूरी अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरती है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेताओं की ड्यूटी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार कैंप कर रहे हैं और वहीं पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कर्नाटक पहुंच चुके हैं। और जहां पर वो मांडवा और साथ ही साथ दूसरा एक जिला है रायपुरा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां करेंगे और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां होंगी। चाहे वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, बीएल वर्मा हो या फिर महेंद्र नाथ पांडे हो, सभी को वहां पर ड्यूटी लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए कहीं ना कहीं सभी नेताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी मजबूत बढ़त बना सके और डबल इंजन की सरकार किस तरीके से कर्नाटका में बनी रहे उसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, जिनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और बड़े पैमाने पर लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए रैलियों में पहुंचते हैं। जहां जहां मुख्यमंत्री योगी ने रैलियां की हैं वहां पर बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशों में करा रही है और लगातार विभिन्न प्रदेशों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की मांग होती रही है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री लगातार कर्नाटक में आज विभिन्न अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर है भारतीय जनता जी। ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए तमाम मंत्री इस वक्त कर्नाटक में मौजूद हैं जो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान रवि किशन, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी प्रचार करेंगे। बीजेपी में बागियों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अब बागियों के खिलाफ तय कर दी है जिम्मेदारी। सांसदों और विधायकों को बागियों को मनाने की यह जिम्मेदारी तय की गई है। बागी नहीं माने तो उस क्षेत्र के विधायक और सांसद की होगी जवाबदेही। निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में कई प्रत्याशियों के टिकट कटने से नाराज। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं बागी सुर। तो डैमेज कंट्रोल के लिए तय की गई है सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकटों का ऐलान किया था नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसके बाद कई सारे बगावती सुर देखने को मिले, नाराजगी देखने को मिली, विरोध देखने को मिला। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का बंटवारा किया उस दौरान हमने वो तस्वीरें आज तक देखते आ रहे हैं, किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। जो बागी हैं वो किस तरीके से नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे थे पार्टी पर भी कि किस तरीके से ये टिकट बंटवारा किया गया है, जहां पर इतने सारे हो हल्ला देखने को मिला था। और अब कोशिश है पार्टी की कहीं ना कहीं उन बागियों को, उन नाराजगियों को दूर करने की, और ये जिम्मेदारी जो दी गई है सांसदों और विधायकों को दी गई है।
तरीके से चयन प्रक्रिया हुई थी। हालांकि चयन प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है, जिससे कि चयन प्रक्रिया की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया है। क्षेत्र से लेकर मुख्यालय तक की जो पैनल आते हैं, उसके बाद कोर कमेटी में मुहर लगने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो मुहर लगाई जाती है वही चयन प्रक्रिया होती है, वो सबके लगाई गई थी। पहले बता दी गई थी परिवारवाद और किसी की पैरवी को नहीं माना जाएगा, उसको लेकर भी पहले स्पष्ट। जी मनीष, के नाम सामने आए थे, तमाम लोगों के नाम कटे थे। उसके बाद हमने देखा था पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक लगातार विरोध प्रदर्शन हुए थे। लखनऊ में भी हमने देखा था कि महिला संगठन आए थे और महिलाएं, तमाम जो महिलाएं थी उन्होंने टिकट का रोष व्यक्त किया था और अपनी नाराजगी साफ जाहिर की थी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप क्षेत्रवार बैठक कर रहे हैं प्रदेश सचिव भूपेन्द्र चौधरी, और सबसे बड़ी जो कड़ी है वो यही है कि अब किस तरीके से जो बागी हैं उनको नरम किया जाए और ये जो डैमेज है वो है उसको कंट्रोल किया जाए सही समय से। पहले चुनाव से पहले इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, अब इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस रणनीति के तहत अब प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने इसकी जिम्मेदारी क्षेत्र के विधायक और सांसद को दी है कि जो क्षेत्र में जो बागी हैं या जिनके टिकट कटे हैं, जिनकी नाराजगी है, उनकी नाराजगी को दूर करें और चुनाव से पहले उनको अपने साथ लाने की कवायद शुरू करें कि जाके आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संपूर्ण कमल कराने की कवायद कर रही है सेमीफाइनल में, उसमें कहीं ना कोई डेंट ना है। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत ही अपना काम किया था। चयन प्रक्रिया की थी, उसमें जिस तरीके से कुछ लोगों को टिकट कटे थे और जो पहले ही न्यूज इंडिया ने बताया था कि तमाम ऐसे सिटिंग कैंडिडेट हैं जिनके इस बार टिकट कट सकते हैं, जिनके परफॉर्मेंस बेस्ड जो टिकट की चयन होता है उसमें उनका परफॉर्मेंस नहीं आता, उसके बाद उनके टिकट की जो प्रक्रिया है उसको काटा गया। तो कहीं ना कहीं इसको लेके पूरे उत्तर प्रदेश में रोष था, नाराजगी थी। इसको लेकर हमने तमाम जगह देखा, चाहे मिर्जापुर की बात कर लें, चाहे लखनऊ की बात कर लें, चाहे गाजियाबाद की कर लें, तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो नाराज प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उसको लेकर कि कहीं उनकी नाराजगी आने वाले चुनाव में इसका इफेक्ट न करे। साथ ही जो बागी हैं जिन्होंने निर्दलीय रूप में अपनी दावेदारी कर ली है, उनको कैसे मनाया जाए, उनको कैसे वापस बैठाया जाए, इसको लेकर भी रणनीति तय की गई। उसकी जिम्मेदारी दी गई है विधायक और सांसदों को और उनको बैठाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं कंधों पर दी गई है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से डैमेज की आशंका लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस डैमेज कंट्रोल को सही समय पर कैसे किया जाए इसकी जिम्मेदारी तय की गई और उस पर जवाबदेही भी तय होगी वहां के विधायक और सांसदों की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुस्लिमों पर बीजेपी के सियासी प्रयोगों की परीक्षा। यूपी बीजेपी ने 350 से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए तो नगरीय निकाय चुनाव में मुस्लिमों को टिकट दिए। 5 नगर पालिका अध्यक्ष के टिकट मुस्लिमों को मिले हैं। 35 नगर पंचायतों के चेयरमैन का टिकट मुस्लिमों को मिला है। पूर्व के चुनावों में मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया था तो पश्चिम की 18 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के लिए मुस्लिम प्रत्याशी। तो 5 नगर पालिका अध्यक्ष, 35 नगर पंचायतों के चेयरमैन का टिकट मुस्लिम को मिला है। तो पूर्व के चुनावों में मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया गया था और कहीं ना कहीं अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। पश्चिम की 18 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के लिए मुस्लिम प्रत्याशी। तो मुस्लिमों पर बीजेपी के सियासी प्रयोग की परीक्षा देखने को मिल रही है। यूपी बीजेपी ने 350 से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव में मुस्लिमों को टिकट दिए गए हैं। तो 350 से ज्यादा ये संख्या है। और अधिक जानकारी के साथ एसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं एम फैक्टर इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हावी देखने को मिल रहा है और सभी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं वो एम फैक्टर उनकी पार्टी उनकी तरफ होता हुआ नजर आए और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी, अगर हम लिस्ट देखें नगरीय निकाय चुनाव में, तो 350 से ज्यादा मुस्लिम ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बार कोशिश कर रही है, नए प्रयोग कर रही है, खासतौर पर मुस्लिमों के समीकरणों को लगातार भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में बेहतर परफॉर्म करती रही। हालांकि अगर पिछली बार की बात करें तो उस समय 16 नगर निगम से 14 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। उसके अलावा अगर हम नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की बात करें तो बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी बेहतर नहीं थी। यही एक वजह है कि इस बार बीजेपी ने मुस्लिम 50 से ज्यादा मुस्लिम चेहरों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, जिसमें 5 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शामिल हैं। उसके अलावा नगर पंचायतों के चेयरमैन भी करीब 35 से ज्यादा है
जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट दिया है बड़े पैमाने पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। हालांकि ब्रज क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो करीब 6 प्रत्याशी हैं। अगर हम गोरखपुर क्षेत्र की बात करेंगे तो 8 प्रत्याशी हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम क्षेत्र से उतारे हैं, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और गाजियाबाद जैसे जिले शामिल हैं। राजधानी लखनऊ भी है, उसमें गोरखपुर भी है, जहां से मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो लगातार मुस्लिमों को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी बचती रही है और ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिमों पर दांव लगाया है। वजह स्पष्ट है, इसकी 2 वजह है। एक तो समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट माना जाता है वो मुस्लिम और यादव माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी जानती है उसकी टक्कर सीधे समाजवादी पार्टी से है, तो उसके वोट बैंक से तेज लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इस माध्यम से की है। दूसरी एक बड़ी वजह है कि 2 सीटें जहां पर अल्पसंख्यक बाहुल्य संख्या में है वहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रभाव पहले नहीं कर सकी। यही एक वजह है इस बार बीजेपी ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम चेहरों पर विश्वास जताया है। हालांकि इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर उन सीटों को टारगेट किया है जिस पर पहले बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो सकी है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आती है या जो समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्षी दलों का गढ़ मानी जाती है। कहीं न कहीं उनके गढ़ों को भेजने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत की है। इस बार बीजेपी के इस समीकरण की परीक्षा भी है और देखना यह है कि कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस समीकरण से मिलता है। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली दौरे पर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष नगर निकाय संचालन समिति की बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे बीजेपी जिला कार्यालय प्रयागराज भी पहुंचेंगे। प्रयागराज में करेंगे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। तो बैठक में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र और प्रत्याशियों के समर्थन में कर सकते हैं जनसभा। तो भूपेंद्र चौधरी इस वक्त प्रयागराज के दौरे पर दोपहर 3 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज में करेंगे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। तो 2 जिलों के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं, जहां कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। तो किस तरीके से जनता के बीच जाकर जनता को अपने पाले में लाना है, किस तरीके से उनके साथ जुड़कर चुनाव प्रचार इस तरीके से किया जाए ताकि जनता आप पर विश्वास कर सके। कहीं ना कहीं जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। तो रायबरेली और प्रयागराज के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। अतीक अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या का मामला, जहां यूपी सरकार अतीक हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। उनका पक्ष सुने बिना मामले में कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में जांच कराने की मांग की। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जहां अतीक और अशरफ जिस तरीके से पूरा हत्याकांड हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और देखिए अब उत्तर प्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। क्या कुछ इस दौरान देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है उसको लेकर के कोर्ट जो है अब जो है यूपी सरकार की जो पैरवी की गई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यूपी सरकार की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट जो है केवीटी दायर करेगी और उसके बिना पक्ष सुने इस मामले को किसी तरीके से आदेश ना पास किया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी बनाने के बाद जो है इसकी सुनवाई की जाए। यानी कि कोर्ट अब इन दोनों मामले को लेकर के जिस तरीके से सरकार की तरफ से पैरवी की गई है तो 28 अप्रैल को इसकी सुनवाई करने के लिए बात कह रखी है। यानी कि जिस तरीके से इन्होंने अतीक और अशरफ की जो कस्टडी में पुलिस कस्टडी में मौत हुई हत्या की गई थी उसको लेकर के कोर्ट अब पूरी तरीके से सख्त है और इस पे सरकार की तरफ से पैरवी की गई है कि पूरे मामले की जो है एक बार फिर से जो है दायर की जो पक्ष है उसको सुना जाए, उसको सुनने के बाद ही उसको जो है पास किया जाए। यानी जो वकील हैं विशाल तिवारी, उनका जो रिटायर्ड जज है उनकी निगरानी में पूरी जांच कमेटी बैठाई जाए, उसके बाद से कोर्ट इसका फैसला करे। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो सरकार पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला ना ले, सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अपील की है।
वहीं यूपी में निकाय चुनाव के साथ साथ 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हैं। इसमें मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार सीट शामिल है। इस बार स्वार सीट पर बिल्कुल बदली हुई रणनीति सियासी दल अपना रहे हैं, खासतौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उपचुनाव में बीजेपी का अपना वाला दांव। रामपुर में 21 साल बाद सपा का हिंदू कार्ड। नई रणनीति क्या लाएगी रंग? इस बार उपचुनाव में जनता किसके संग? रामपुर की स्वार सीट पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है। यह सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई। पहले माना जा रहा था कि इस सीट पर आजम खान के परिवार से ही कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक आजम खान ने वहां से उम्मीदवार को लेकर अपना कोई भी संदेश पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं भेजा। इस चुनाव को लेकर वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए और फिर उनके लंबे इंतजार के बाद नामांकन के आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने वहां जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार बना दिया। दरअसल माना जा रहा है कि जिस तरह से रामपुर में हुए लोकसभा के उपचुनाव और फिर खुद आजम खान की सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार झेलनी पड़ी, इसी के चलते आजम खान ने अपने आप को इस उपचुनाव से अलग कर लिया। हालांकि 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार की बजाय किसी हिंदू उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। इसे समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट पर जहां मुस्लिम आबादी लगभग 60% है, वहां हिंदू कार्ड खेलकर बीजेपी के कोर वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी ने इस सीट एक बार फिर गठबंधन से अपने सहयोगी अपना दल एस को दे दी है और अपना दल एस ने यहां पसमानदा समाज से आने वाले पार्टी के नेता को उम्मीदवार बना दिया। यानी समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे विधानसभा के चुनाव में 111 सीटों पर पहुंची, उसने इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट न देखकर अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बना दिया। तो वहीं अपना दल एस ने अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया। अब स्वार में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सभी समाज को साथ लेकर चलती है, किसी जाति या धर्म को देखकर टिकट नहीं देती है। अखिलेश जी का प्रेम केवल जातिवाद, उनका काम से कोई मतलब नहीं है, उनका विकास से कोई मतलब नहीं। वो अब ये नहीं जान रहे हैं कि 2014 के बाद से देश और प्रदेश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। मोदी जी और योगी जी ने जातिवाद की दीवारें तोड़ दी। अब विकास की बातें हो रही हैं, तरक्की की बातें हो रही हैं, सुरक्षा की बातें हो रही हैं, सुशासन की बातें हो रही हैं और जनता इन पर भरोसा कर रही है। अखिलेश जी चाहे जितने प्रयोग करें, पर उनके प्रयोगों का कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग के दुख दर्द को जनता के सामने लाना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की असफल और अकुशल निकम्मी सरकार से लड़ने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट सामने आ गई है कि अपने सामने से खिसकती हुई जमीन को देख करके जिस अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ उनके नेता लगातार जहर उगलते रहते हैं, आज वही अपने गठबंधन से अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतार करके उन वोटों को ठगना चाहते हैं। रामपुर में जब आजम खान की सदस्यता छोड़ने के बाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तब वहां आजम खान के करीबी असीम रजा सपा के उम्मीदवार बने, लेकिन तब जीत बीजेपी के घनश्याम लोधी को मिली, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चौंकाने वाले परिणाम थे। फिर इस तरह से जब आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई, तब भी एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने वहां असीम रजा को ही उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार कायस्थ बिरादरी से आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना वहां से चुनाव जीत गए। और जब स्वार में उपचुनाव की घोषणा हुई, तब भी माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी किसी अल्पसंख्यक समाज से आने वाले व्यक्ति को ही टिकट देगी और ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी गठबंधन से किसी ओबीसी बिरादरी के व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। लेकिन इस बार वहां बिल्कुल उल्टा राजनीतिक दृश्य देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये बदलाव वोटर को कितना लुभा पाएंगे, ये तो 13 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।